अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। IAS 23 हम कंटिन्यू करेंगे आज। लेक्चर नंबर 14 आज हमारा। जी, क्वेश्चन करना हो किसी स्टूडेंट को चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्वेश्चन। ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। IAS 23 में ये काफी हद तक कवर करता है काफी चीजों को। On July 1, 2009, Qureshi Steel Limited signed an agreement with Park Construction Limited for construction of a factory building at a cost of 100 million. अब इसमें कुछ चीजें मैं साइट पे आपको लिखूंगा, वो बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हमारा एग्रीमेंट की स्टेज को हो रहा है, वी आर गोइंग टू एंटर इन एग्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 2009। 1 जुलाई 2009 को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन क्लॉज है वो ये प्राइस जो है वो 100 मिलियन। नेक्स्ट अब वो लिख रहे थे कि इट वाज एग्रीड दैट फैक्ट्री वुड बी रेडी फॉर यूज फ्रॉम 1 जनवरी 2011। यानी फैक्ट्री जो है वो रेडी होगी 1 जनवरी 2011। अगर आप देखें तो 1.5 इयर्स की ड्यूरेशन है। So it required a substantial time to complete the asset. इस वजह से हम इसको क्वालिफाइंग एसेट का नाम देंगे। The terms of payments were agreed as under. अब इसमें पहली पेमेंट है 10% एडवांस पेमेंट would be made on signing the agreement. तो 10% हम एडवांस पेमेंट करेंगे। The advance would be adjusted again at 10% quarterly progress bills. और ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एडवांस जो है ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा प्रोग्रेस बिल्स के साथ। ठीक है, जैसे जैसे प्रोग्रेस बिल आते जाएंगे क्वार्टरली उसका 10% जो है वो एडजस्ट होता जाएगा। तो 10% एडवांस जो है वो आपने दिया 10 मिलियन और ये एडवांस सेम डे को देते हैं जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 10% है जो कि इसका 10 मिलियन बनता है। Then 5% retention money would also be deducted from the progress bills. Retention money will be refunded of 1 year after completion of the factory building. ठीक है, यानी जिस तरह फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट होगी उसके 1 साल के बाद आप ये रकम उसको रिफंड करोगे। रिटेंशन मनी आप ऐसे समझ जैसे अमानतन एक रकम रखी जाती है कि अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट होंगी तो वो उसमें से फुलफिल कर सके। ठीक है, तो ये रिटेंशन मनी भी डिडक्ट हो रही है हर बिल के साथ 5%। अब दो चीजें डिडक्ट होंगी, एक एडवांस डिडक्ट होगा, एक रिटेंशन मनी। एडवांस और रिटेंशन मनी में फर्क क्या है कि एडवांस पहले पेमेंट कर चुके हैं बाद में डिडक्ट होगी, रिटेंशन मनी पहले डिडक्ट हो रही है और बाद में उसको हम रीपे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, progress bill was raised on the last day of each quarter and settled on 15th of next month. Under mentioned progress bill were received and settled by QSL as per agreement. लेकिन ये 4 बिल है और ये चारों बिल बड़े इंपॉर्टेंट है। 30th सितंबर 2009 को आपका पहला बिल आ रहा है और ये पहला बिल जो है हमारा 30 मिलियन का है, लेकिन ये याद रखना है कि इसकी पेमेंट हम 15 डेज के बाद करेंगे, यानी 15/10/09 ये पेमेंट डेट है और ये बिल की डेट है। उसके बाद 31 दिसंबर 20 मिलियन का ये बिल है और इसकी पेमेंट होगी 15 जनवरी 2010। 31 मार्च 2010
ये 10 मिलियन की अमाउंट है और इसकी पेमेंट होगी 15/4/2010 को और आखिरी बिल है 30 जून 2010 और ये बिल है 15 मिलियन का। ओके और ये इसकी पेमेंट होगी हमारी ऑब्वियसली 15 जुलाई 2010। जितनी भी बिल्स हैं सबकी पेमेंट 15 डेज के बाद आपने करनी। On 30th April 2010, an invoice of rupees 1.5 million was raised by the contractor for damages sustained on the site on account of rains. After negotiation, QSL agreed to make additional payment of 1 million to compensate the contractor. The amount was paid on March 15, 2010. It was expected 75% of payment would be recovered from the insurance company. लेकिन ये जितना भी पैराग्राफ दिया हुआ है, जितनी भी पेमेंट्स आई हैं, ये सारी के सारी एक्सपेंस आउट होंगी। इसका कैपिटलाइजेशन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं बनता। इसकी रीजन क्या है कि ये एबनॉर्मल चीज है कि आपने एक डिवाइस रेज की, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हिस्सा नहीं है और ये डैमेजेस की वजह से है और आपको 1.5 मिलियन की अमाउंट जो पे करनी पड़ रही है, दैट डेफिनेटली इट विल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस के तौर पे हमारा चार्ज होगा, ये कैपिटलाइजेशन के लिए नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर वही कह रहा है कि जी 1.1 मिलियन में से 1 मिलियन एग्री हुआ कि हम पे करेंगे, तो 1.5 तो वैसे भी निकल गया, इसका तो अल्लाह की नहीं, क्योंकि ये तो उसने क्लेम किया था, इनवॉइस रेस की थी, लेकिन एग्री हुई है 1 मिलियन और उसने पेमेंट भी कर दी। लेकिन ये चूंकि वही कंपनसेशन पेमेंट है तो ये IAS 23 में फॉल नहीं करेगी। अच्छा, अब इसके बाद लिखता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। अब इसमें सोर्सेज कौन कौन से हैं देखिए। पहले वो कह रहे हैं इशू ऑफ राइट शेयर अमाउंटिंग टू 15 मिलियन on 1 सितंबर 2009, यानी 1 सितंबर 2009 को आपने राइट इशू किया और राइट इशू की वजह से आपको 15 मिलियन का फंड जनरेट हुए। और इसमें आगे लिख रहे हैं कंपनी हैज बीन फॉलोइंग द पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 20% फॉर पास्ट मैनी ईयर, यानी कंपनी इस पर 20% नॉर्मली डिविडेंड दे रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद नंबर 2, बैंक लोन ऑफ 25 obtained on December 1, 2009। 1 दिसंबर 2009 को आपने 25 मिलियन लोन लिया। द लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 13% पर एनम और इस पर जो इंटरेस्ट है वो 13% पर एनम। Principal is repayable in 5 half-yearly equal installment of 5 million each, along with interest commencing from May 31, 2010। यानी वो ये कह रहा है कि फर्स्ट इसमें इसकी जो इंस्टॉलमेंट है, रीपे जो करना है इसको लोन को, वो आपने कितनी इंस्टॉलमेंट में करना है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 5 का मतलब 5 मिलियन आप ये पे करेंगे प्लस उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो भी पे करेंगे। अब ये पूरी वर्डिंग फिर देख ले। द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 मिलियन ईच, ये प्रिंसिपल है, along with interest, इंटरेस्ट अलग है, commencing from 31st May 2010। और यानी ये पेमेंट स्टार्ट होगी 31st May 29 से 2010 से। उसके बाद हर 6 मंथ के बाद आप इसको पेमेंट करते जाओगे। ये लोन आ गया एंड दिस लोन इज नोन एज स्पेसिफिक लोन, ठीक है। तो कुछ मेंशन नहीं है, ये स्पेसिफिक लोन कंसीडर होता है। Loan processing charges of 0.5 million were deducted by the bank at the disbursement of the loan। अब ये जो लोन आपको मिला था इसमें 0.5 मिलियन की अमाउंट जो है वो आपकी डिडक्ट होगी, यानी ये प्रोसेसिंग फी। अच्छा, उसके बाद सरप्लस फंड्स व्हेनेवर अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट 8%। और शॉर्ट और जो आपके इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। आप 8% पे किसी वक्त भी बैंक में जमा करा सकते हो। उसके बाद नंबर 3, कैश विड्रॉल फॉर एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस। ये जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होता है और एग्जिस्टिंग का वर्ड भी क्लियरली शो कर रहा है,
This is basically a general loan provided by the bank. Average running finance balance for the year was 60 million. जो आपका running finance हुआ है उसका जो balance आ रहा है वो 90 million, 60 million है. अब आगे लिख रहे हैं markup charge by the bank for the year rupees 9 million और इस पे जो markup charge किया बैंक ने वो 9 million. ठीक है, ये markup. और यहाँ पर सिर्फ एक ही जनरल बोरिंग है, यानी ये जनरल बोरिंग है. Compute the capital work in progress for the factory building as of June 30, 2010 in accordance with the requirement of relevant IFRS. ठीक है, इसमें तो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है. मैं इसी क्वेश्चन में आपको सारी वो रिक्वायरमेंट लेके चलूंगा जो एग्जामिनर आपसे रिक्वायर कर सकता है. तो मैं रिक्वायरमेंट के साथ साथ सॉल्व करूंगा. तो पहली रिक्वायरमेंट हम लेते हैं नंबर 1. Calculate borrowing cost to be capitalized. डेट्स दी हुई है क्वेश्चन में as at June 30, 2010. अच्छा, जब ये रिक्वायरमेंट आ जाए आपकी कि जी क्या बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल लो, तो आपको एक स्टेटमेंट बनानी है. इसमें आप तरीका क्या है कि सबसे पहली लाइन में आप कंपनी का नेम लिखोगे कुरैशी स्टील लिमिटेड. कुरैशी स्टील लिमिटेड. उसके बाद आप जो भी स्टेटमेंट बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ borrowing cost capitalized. जो कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करनी है उसके स्टेटमेंट बना रहे हैं. और तीसरा एज एट जो भी डेट है जून 30, 2010. ओके, तो सबसे पहले अब इसमें जो चीजें आनी है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 4 मैक्सिमम चीजें आती हैं, वो हम पहले भी लिख सकते हैं. रुपीज इन मिलियन में इसकी कैलकुलेशन होती है रुपीज इन मिलियन. इसमें सबसे पहले चीज तो आएगी लोन प्रोसेसिंग फी. वो पहले ही लिख लेते हैं, वो गिवन है क्वेश्चन में. लोन प्रोसेसिंग फी. अब देखिए ये डाटा में दिया हुआ है कि ये स्पेसिफिक लोन लिया, इस पर 0.5% की लोन प्रोसेसिंग फी आ गई. 0.5. यहाँ पर एक पॉइंट और माइंड में रखना है आपने कि अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर जनरल बोरिंग पे वो प्रोसेसिंग फी दे दे तो वो आप कैपिटलाइज नहीं करोगे. सर स्पेसिफिक बोरिंग पर जो कॉस्ट होती है वो कैपिटलाइज होती है, लोन प्रोसेसिंग फी. उसके बाद फिर आऊंगा मैं इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, स्पेसिफिक लोन या स्पेसिफिक बोरिंग्स. अच्छा, स्पेसिफिक लोन की जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो पहले वर्किंग 1 हम बनाएंगे टेबल, फिर वर्किंग 2 की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला काम ही टेबल बनाने, ये बहुत जरूरी है. ये वर्किंग बात, फंड यूटिलाइजेशन टेबल. और आपका सारा क्वेश्चन जो है इसी टेबल पर बेस करता है. डेट, पर्टिकुलर्स,
अच्छा अब देखते हैं जरा हमारे पास फंड कहाँ कहाँ से आए हैं, तीन जगह से, एक राइट इशू, एक स्पेसिफिक लोन और एक जनरल लोन। ऑलवेज रिमेंबर सबसे पहले जो आप लिखोगे टेबल में वो स्पेसिफिक है, उसके बाद जोन सा और सोर्स है जैसे राइट इशू आ गया और सबसे आखिर में जनरल। ये सीक्वेंस हमेशा क्वेश्चन में इसी तरह रखना है, यानी स्पेसिफिक सबसे पहले और जनरल सबसे लास्ट में, और दरम्यान में जहां से भी पेमेंट आ रही है वो भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि कैपिटलाइज इसमें होना ही नहीं है, राइट पे कैपिटलाइज नहीं होना, राइट पे होता है डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं है, ये बोरोइंग कॉस्ट में फॉल नहीं करता। ओके, अब स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से। 1 जुलाई 2009 को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में 100 मिलियन की प्राइस एग्री हुई, ठीक है, और 10 मिलियन हमने यानी 10% एडवांस पेमेंट की। तो 1 जुलाई को हम पेमेंट कर रहे हैं, देखिए फंड मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं 1 सितंबर से, इसका मतलब 1 जुलाई 2009 को जब मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ 10 मिलियन, तो कहाँ से करूंगा, मेरे पास तो कोई भी फंड नहीं है, स्पेसिफिक फंड नहीं है, राइट भी अभी इशू नहीं हुआ, स्पेसिफिक आप इशू कर रहे हो दिसंबर में, राइट इशू कर रहे हैं सितंबर में, पेमेंट कर रहे हैं हम जुलाई में, तो ऑब्वियसली एक ही फंड हमारे पास अवेलेबल होता है जो शुरू से होता है, दैट इज जनरल फंड। तो यानी इट मींस कि ये जो 10 मिलियन की पेमेंट है ये जनरल से करो, लेकिन सीक्वेंस ये माइंड में रखना है, सीक्वेंस बिल्कुल 100% आपने ये माइंड में रखना है कि पहले आपने स्पेसिफिक को यूज करना है, फिर आपने जनरल को यूज कर राइट इशू को करना है, और एंड पे आपने फिर जनरल यूज की तरफ जाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट। अब आपने डेट वाइज मूव करना है, देखिए अब डेट यहाँ पर ये जो बिल्स की डेट है वो ये है, मुझे बिल की डेट नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट डेट चाहिए, यानी मैं इसको नहीं लूंगा टेबल में, मैं पेमेंट्स की तरफ आऊंगा। तो ये मेरी डेट आ रही है मुफ्ती पेमेंट डेट, लेकिन ये भी ख्याल करना है इस पेमेंट डेट के दरमियान में कहीं यहाँ से कोई पेमेंट तो नहीं आ रही। मसला अब देखें कि पेमेंट हमने ये जो लोन रीपे किया है ये 31 मई को किया है विद इंटरेस्ट, तो वो 31 मई इसके दरमियान में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजों को माइंड में रखते हुए अब मैं डेट वाइज इसका कर रहा हूँ। तो 1/7/15/10 को आप पेमेंट करें, लेकिन उससे पहले आपने राइट इशू किया 1 सितंबर 2009। स्टार्टिंग में आपने एक प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले डेट लिख लिया करो, उसके बाद डेट वाइज करें तो ज्यादा आसानी होगी, अदरवाइज ये मुश्किल क्रिएट होगी। 1 सितंबर 2009 इसमें हमारे पास राइट इशू किया हमने, और राइट इशू के थ्रू हमारे पास 15 मिलियन जो है वो कैश जनरेट हुआ राइट शेयर में। जनरल बोरोइंग का किसी किस्म की कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी इन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। अब राइट इशू आपने 15 मिलियन से कैश जनरेट किया, ओके। अब आइएगा 15/10 को, 15/10/2009 आपने फर्स्ट प्रोग्रेस बिल पे किया है, फर्स्ट प्रोग्रेस बिल। अच्छा कितना बिल आया, आपका बिल आया 30 मिलियन का, लेकिन आपने पे 30 मिलियन पूरा नहीं करना है, इसमें 10% आपने डिडक्ट करना है, 10% आपका एडवांस डिडक्ट होगा और 5% रिटेंशन मनी डिडक्ट होगा, ठीक है। दोनों डिडक्ट करके 85% पेमेंट कर दी है, यानी इसका मतलब मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो 85% है। यहाँ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, ये जो फंड यूटिलाइजेशन टेबल है ये पेमेंट के हिसाब से आएगी। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो 30 × 0.85 ये बनता है 25.5। अब 25.5 मिलियन की पेमेंट कहाँ से करूंगा, स्पेसिफिक तो है नहीं, यकीनन मैं पहले राइट से करूंगा 15 मिलियन की पेमेंट, और बाकी जो पेमेंट है जो कि बचेगी 10.5 मिलियन वो जनरल बॉडी से।
इस बिल को पे करने के बाद राइट शेयर का बैलेंस खत्म हो चुका है। ठीक है, अब अगली पेमेंट, अगली डेट देखते हैं। अगली 1 जनवरी 2010 को आप पेमेंट कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आप लोन ले रहे हैं, स्पेसिफिक लोन। तो 1 दिसंबर 2009 को आपने लोन लिया, लोन टेकन। जब लोन आपने कितना लिया, 25 मिलियन का, लेकिन इसमें 0.5 मिलियन आपने प्रोसेसिंग फी पे कर दी। इसका मतलब जो फंड आपको मिले हैं वो 24.5। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि जो मैंने इंटरेस्ट पे करना है वो पूरा 25 पे करना है, वापस भी 25 करना है। ये प्रोसेसिंग फी थी 0.5 मिलियन, ये मैंने इसमें से माइनस कर दी क्योंकि मेरे पास कैश 24.5 मिलियन आया। अब 15 जनवरी 2010 को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, 15 जनवरी 2010, और ये पेमेंट है 20 मिलियन। लेकिन ऑब्वियसली मैं 20 मिलियन तो पे नहीं करूंगा। सेकंड प्रोग्रेस बिल, मैं 20 मिलियन का 85% लूंगा, क्योंकि 10% मैंने इसमें डिडक्ट करना है एडवांस और 5% डिडक्ट करना है रिटेंशन मनी। तो 20 का अगर 85% लूँ तो 17 की अमाउंट आती है। अब 17 की मैंने पेमेंट करनी है, तो नेचुरली 17 की पेमेंट मैं स्पेसिफिक से करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास फंड आ चुके हैं। और पेमेंट करने के बाद इसका बैलेंस भी करेंगे 7.5 मिलियन। और ये जो 10.5 की पेमेंट है ये माइनस में शो करनी, क्योंकि जनरल में जितने भी है वो पेमेंट्स होते हैं। 1510 के बाद नेक्स्ट 15/4 आ रहा है, और ये 31 मई है, तो यही पहले आएगा 15/4/2010। और ये थर्ड प्रोग्रेस बिल हम पे करते हैं, और थर्ड प्रोग्रेस बिल है 10 मिलियन। अब 10 मिलियन की पेमेंट करनी है मैंने, तो 10 मिलियन पूरा तो पे नहीं करूंगा, अगेन 10% और 5% आप डिडक्ट करोगे, तो 8500 बन गया। अब 8500 मैं 7.5 मिलियन यहाँ से पे करूंगा स्पेसिफिक से, ये खत्म हो गया। और 1 मिलियन की जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो ऑब्वियसली मुझे जनरल से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट डेट आती है ये लोन रीपेमेंट, 31 मई 2010 को मैं पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ। ठीक है, यानी फर्स्ट लोन रीपेमेंट। अब हमने कितनी रीपेमेंट करनी, एज पर क्वेश्चन द प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी पे बैक इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यानी ये 25 मिलियन का जो मेरा है अमाउंट, ये मैंने 5 इंस्टॉलमेंट में पे कर दी। और इसमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ, अगर आप देखो तो 5 मिलियन का वर्ड भी लिखा हुआ है। बैंक लोन और 25 obtained, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 मिलियन ईच अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो 5 मिलियन की तो इंटरेस्ट वो हो गई, अब इंटरेस्ट भी देना है। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 5 मिलियन प्लस, अब इंटरेस्ट निकलेगा, आपका लोन है 25 मिलियन का, उस पर आपने लिया 13% और 6/12। अब इसको सारी कैलकुलेशन करें तो 25 इंटू 513 इंटू 6/12, 1.625 प्लस 5, दैट इज 6.625। ये 6.625 की पेमेंट मैं कहां से करूंगा, ना मेरे पास स्पेसिफिक फंड्स अवेलेबल है, राइट भी यूज हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ जनरल मौजूद है। ये पेमेंट भी मैं जनरल फंड से करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आप 30 जून को देखें। 30 जून को एक बिल आया 15 मिलियन का, लेकिन इसकी हो रही है 15/10 को, 15 जुलाई को, अगले साल। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 30 जून को। सो इट मीन्स कि ये हमारा इस फंड में टेबल में नहीं आएगी, क्योंकि मैं 30 जून से आगे मूव नहीं करूंगा। तो मेरा अकाउंटिंग ईयर जो है वो क्लोज हो रहा है 30 जून 2010 को, एंड दैट इज एंड ऑफ दिस टेबल। ये सबसे मेन चीज है। अब इसी के बेस पे हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन बेस करें।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर ये फर्स्ट लोन रीपेमेंट दोबारा समझाइए। जी फर्स्ट लोन रीपेमेंट। बिल्कुल आवाज नहीं आई, ऊंची बोले। सर ये फर्स्ट लोन री दोबारा समझा दीजिए। फर्स्ट रो क्या मतलब? सर ये यस कह सर। रहे जो फर्स्ट लोन रीपेमेंट हुई है ना, जो लास्ट में आपने की है, वो दोबारा समझा दें। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ओके। अच्छा अब ये लोन रीपेमेंट जो है वो उसने करनी है, हमने करनी है प्रिंसिपल अमाउंट एज पर क्वेश्चन। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 25 मिलियन, यानी मैंने लोन लिया हुआ है 25 मिलियन का, ये मेरा लोन है, लोन है 25 मिलियन का। और लोन मैंने लिया था ऑन 1 दिसंबर 2009। आपने हर 6 मंथ के बाद एज पर एग्रीमेंट, ईच 6 मंथ के बाद आपने लोन रीपे करना है। अब लोन जब रीपे करोगे तो उसमें रीपेमेंट में ऑब्वियसली दो चीजें होती हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है और एक होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस लोन इंटरेस्ट रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। तो अब जरा क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने पे करनी है, प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 5 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 मिलियन ईच। यहां अगर मैं रुकूं तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल आपने 5 इंस्टॉलमेंट में वापस करनी है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, हर 6 महीने के बाद आपने इसको पे करना है और एक इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन की बनेगी। ये सिर्फ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल तो हो गया 5 मिलियन। अच्छा अब मैंने इंटरेस्ट निकालना और इसके साथ देखिए लिखा हुआ है अलोंग विथ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट अलहदा से आपने पे करना, ऐसा नहीं है कि पे नहीं करना, इंटरेस्ट भी पे करना है। और इंटरेस्ट अब कैसे पे करेंगे, कब से पे करेंगे, कितना पे करेंगे, वो सारा अब देखिए लोन कितने पे लिया आपने, लोन लिया आपने 13% पे, इसका मतलब 13% इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। और ये कि ये 13% पर एनम है और मैं पहला इंटरेस्ट जो दे रहा हूँ वो 6 मंथ के बाद दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस वक्त इंटरेस्ट निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो इस वक्त मेरी प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद है लोन की, लोन 25 पूरा भी देना है मैंने, तो 25 पे इंटरेस्ट दूंगा, 13% इंटरेस्ट होगा। अगर मैं 13% निकालता हूँ ये पूरे साल का बनेगा, लेकिन मुझे चाहिए 6 मंथ का, इसी को 6/12 कर ले। अब ये कैलकुलेशन 6.625 आई। अब ये मैंने पेमेंट करनी है 6.625। अब पेमेंट कहाँ से करूं? ठीक है, अब पेमेंट के लिए अब देखें, मुझे चाहिए कि जी स्पेसिफिक लोन होना चाहिए, वो भी खत्म हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, राइट इशू भी हम यूटिलाइज कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली पेमेंट फिर हम जनरल से करेंगे, जनरल बॉडी से। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी ये वर्किंग 1 बनाई है, अब वर्किंग 2 पे आते हैं जो हमने असल बनानी थी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, वर्किंग 2। जो मैंने कल के लेक्चर में, यानी कल से मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसको माइंड में रखना है आपने। स्पेसिफिक बोरोइंग का क्या तरीका बताया था, अमाउंट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन कितना है जी 25 मिलियन, मल्टीप्लाई, हमने पढ़ा था इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है 13%। अच्छा अब इसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई मंथ्स ओवर 12। अब मंथ्स कैसे निकालें, इसके लिए मैंने पूरा एक प्रोसीजर समझाया था, उसी को लिख रहा हूं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको दोबारा से। यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखूंगा ताकि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सके। देखें मैंने लिखा था डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है एज पर क्वेश्चन, 1 जुलाई 2009। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन अभी आप प्लीज जरूर बनाइएगा उसको ताकि गलती ना हो। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डेट ऑफ बोरोइंग, लोन किस दिन लिया आपने, ये 1 दिसंबर। अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे, विच एवर इज लेटर,
यानी इसका मतलब है कि मैं 1 दिसंबर से कैपिटलाइजेशन शुरू करूंगा। ओके, नेक्स्ट आइएगा। लोग कहां तक लेके जाना है, इसमें हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट है 30 जून 2010 और सेसेशन डेट, सेसेशन डेट वो है जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 जनवरी 2011। whichever of these two is earlier। अब इस यहाँ से आपको मंथ काउंट करने हैं, लेकिन अगर कोई सस्पेंशन पीरियड है तो वो माइनस करना है। इस क्वेश्चन में कोई सस्पेंशन पीरियड नहीं है, तो मुझे ये सारे मंथ काउंट करने हैं। दिसंबर से लेकर जून तक 7 मंथ बन रहे हैं, तो मैं 7 मंथ की कैलकुलेशन करूंगा, मल्टीप्लाई 7 बाय 12। ठीक है, ये स्पेसिफिक का तरीका होता है। स्पेसिफिक के लिए टेबल की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन टेबल क्यों बनाई, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन करना है, हमें सिर्फ स्पेसिफिक पे नहीं रहना। इसमें जनरल भी आएगा और इंटरेस्ट इनकम भी आएगी। 25 इंटू 0.13 इंटू 7 बाई 12, 1.896 इंटू 7 बाई 12, 1.896। ठीक है, ये मेरी आ गई अमाउंट जो मैंने इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है ऑन स्पेसिफिक लोन। अब आगे आएगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इनकम ऑन डिपॉजिट। अब इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नंबर 3। अब मैं टेबल की तरफ जाऊंगा। देखिए, इंटरेस्ट इनकम सिर्फ और सिर्फ निकलनी है स्पेसिफिक कॉलम से, ओनली स्पेसिफिक, ओनली स्पेसिफिक। ठीक है, देखिए आपने कब कब सरप्लस फंड रहे हैं आपके, तो अब यहां से स्टार्ट करोगे जिस दिन आपने लोन लिया 1 दिसंबर को 24.5 आपके पास कैश आया। पहली पेमेंट आप कर रहे हो 15 जनवरी को, इसका मतलब ये सरप्लस हुआ फंड 1 दिसंबर से लेकर 15 कैन तक। तो ये मैं पहले लिखूंगा 1 दिसंबर, ये वर्किंग 3 है। पहले आप डेट लिखने हैं और फंड्स लिखने हैं। पहला तरीका ये होता है 1 दिसंबर 2009 से लेकर कब तक सरप्लस रहे, यहां से लेकर 15 जनवरी तक, 15 जनवरी 2010 तक मेरे सरप्लस फंड रहे 24.5 मिलियन। अच्छा, उसके बाद 15 जनवरी को हमने 17 मिलियन की पेमेंट की, तो मेरे पास बैलेंस रह गया 7.5 मिलियन, और ये भी सरप्लस फंड है टिल नेक्स्ट पेमेंट, और नेक्स्ट पेमेंट हो रही है 15/4/10, और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। यानी अब इट मींस कि दूसरा से मेरा कैलकुलेट हो रहा है 15 जनवरी 2010 से लेकर 15/4/2010 तक, और ये अमाउंट आएगी हाउ मच, 7.5 मिलियन, जितना सरप्लस फंड। और उसके बाद जैसे ही आपने 7.5 मिलियन की पेमेंट की तो सरप्लस फंड खत्म हो गया। तो अब इसका मतलब ये जितने भी सरप्लस फंड है ये कितने परसेंट पे डिपॉजिट कराऊंगा, क्वेश्चन के मुताबिक 8% पर। मल्टीप्लाई बाय, अब ये कितने महीने इसको काउंट कर लें, दिसंबर पूरा मंथ है और जनवरी हाफ है, तो 1.5/12। इसी तरह अगला काउंट करें 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक, ये तो क्लियरली 3 मंथ्स पड़ रहे हैं। अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। पहली अमाउंट 24.5 इंटू 8% इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12 विच इज 0.245। इसी तरह नेक्स्ट 7.5 मिलियन का 8% लिया और मल्टीप्लाई 3 बाई 12,
0.15, अब इसको प्लस करें तो 0.395 मिलियन मैं इंटरेस्ट इनकम अर्न करूंगा, मैंने अर्न की। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है 0.395, वो यहाँ प्लस नहीं होगी प्लीज, वो माइनस है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम जो है ये स्पेसिफिक लोन के अगेंस्ट सेट ऑफ होती है। स्पेसिफिक लोन 1.896 कैपिटलाइज हो रहा है और ये 0.395 इसमें से माइनस होगा। और अब आखिरी अमाउंट जो आएगी दैट इज इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। अच्छा, अब इसके लिए मुझे फिर वर्किंग बनानी है। देखिए अब जनरल के लिए 2 वर्किंग बनती है, एक ही बनाए, वर्किंग नंबर 4, उसी में आप कैलकुलेट करें, ठीक है। और जैसे ये मैं कैलकुलेट करूंगा, अब ये पोर्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा जो बोरिंग कॉस्ट मैंने इस साल कैपिटलाइज कर दी, ठीक है। अच्छा, अब ये अमाउंट निकालने के लिए मुझे देखना ये है कि जनरल की पेमेंट कहाँ से की है। 4 पेमेंट्स है, 1 2 3 4। दूसरा मुझे ये देखना है कि जनरल बोरिंग जो है ये मेरी जो आ रही है, ये जनरल बोरिंग 60 मिलियन, इस पर इंटरेस्ट रेट क्या है। ये इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन ना हो, इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो पहला काम आपने क्या करना है, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, ठीक है। यानी इंटरेस्ट रेट निकालना है जिसको आप पढ़ चुके हैं, कैपिटलाइजेशन रेट। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन है, इसको आप अगर पिक्चर ले लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, अदरवाइज मैं इसको साथ साथ शो करता रहूंगा, मसला नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अगर किसी ने पिक्चर लेनी है तो आप ले लें। सर सर जी, इंटरेस्ट इनकम माइनस करनी है स्पेसिफिक आवाज नहीं आ रही है आपकी, ऊंची बोल रहे हैं। सर ये दोबारा बता दें, इंटरेस्ट इनकम हम माइनस क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्ट इनकम मैं दोबारा बता दूं, देखिए इंटरेस्ट इनकम आपकी कैलकुलेट होनी है सरप्लस फंड्स पे। सरप्लस फंड सिर्फ निकलते हैं स्पेसिफिक से। ये स्पेसिफिक की टेबल है आपके सामने, दिस वन। यहाँ देखिए कि कब कब आपके पास फंड आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। देखो 1 दिसंबर को आपने 24.5 मिलियन लिया और कब पहली पेमेंट कर रहे हो, 15 जनवरी को ये पेमेंट हो रही है। इसका मतलब है कि 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक 24.5 मिलियन मेरे सरप्लस फंड थे। ये 1 दिसंबर 2009 से लेकर 15 जनवरी 2010 तक मेरे 24.5 मिलियन सरप्लस फंड थे, ठीक है। उसके बाद 17 मिलियन की पेमेंट कर दी आपने, अब मेरे पास बैलेंस रह गया 7.5 मिलियन, और ये तब तक सरप्लस रहता जब तक मैं अगली पेमेंट नहीं कर रहा था। और अगली पेमेंट देखो तो 15/4 को है, तो 15 जनवरी से लेकर 15/4 तक मेरे सरप्लस फंड 7.5 मिलियन रहे। अब इस पर इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन है 8%, ये 8% चाहिए। और यहाँ से मंथ काउंट करने, दैट इज वेरी इजी। दिसंबर का महीना पूरा और जनवरी का हाफ 1.5, और यहाँ पर 15 जनवरी से 15/4 तक, यानी 15 जनवरी से 15 फेब 1 मंथ, 15 मार्च 2 मंथ, 15 अप्रैल 3 मंथ। तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ये जो अमाउंट आई है ये यहाँ से माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस नहीं होगी, ये हमेशा यहाँ से माइनस। अब मैं मूव करूंगा जनरल फंड्स की।